बच्चों, मेरा नाम है सुनील कुमार और आज हम करने वाले हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बच्चों, हम हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट डिवाइस देखते हैं जो हमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ने प्रोवाइड करवाए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि अगर इसकी नॉलेज हमें नहीं होती, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज अगर हमें नहीं होती, तो जितनी भी हम बैटरीज यूज कर रहे हैं, फ्यूल सेल्स जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब दिन ब दिन हम क्या कर रहे हैं, हमें कुछ ऐसा एनर्जी का सोर्स चाहिए जो इको फ्रेंडली हो, जो हमें इफिशिएंट अमाउंट की एनर्जी प्रोवाइड करवाए लेकिन फिर भी पोल्यूशन ना करे। और ये सब कुछ हो पाया है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कारण। लेकिन आज मैं इस चैप्टर के बारे में बात नहीं करने वाला। आज हम करेंगे कुछ ऐसी टर्म्स के बारे में जो इस चैप्टर में हमें आगे यूज आने वाली है। दैट मीन्स की सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है हमारा आज का टॉपिक रहेगा। ठीक है ना बच्चों? सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दैट मींस कि इस चैप्टर में हमारे लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें करना जरूरी है। ठीक है, तो ऐसी ही सबसे पहली जो चीज है, आई थिंक हमारे लिए जो मेन पॉइंट रहेगा ना इस चैप्टर के अंदर, वो सबसे पहला पॉइंट होगा रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। और हमने ये जो पॉइंट है बच्चों, ये पढ़ा था किसके अंदर? 10th क्लास के अंदर। हमने 10th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा कि रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है। अब याद रखना कि आप ये बोलोगे कि सर आप तो 10th क्लास का एक सिंपल सा टॉपिक उठा करके लाए हो जो हम 12th क्लास के किसी टॉपिक में यूज करने वाले हैं। तो सिंपल नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमें पहले इसके बारे में पूरी डिटेल पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जब हम क्या करेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे, जब हम किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, तो उस समय हमें रेडॉक्स रिएक्शन की जरूरत होगी। और सिंपल वे से नहीं, हमें इसको डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है ना? क्योंकि अब जो हमारी क्लासेस लगने वाली हैं इस 3rd चैप्टर से, वो चैप्टर मतलब ना कि क्लासेस सिर्फ बोर्ड के हिसाब से होगी। मैं ट्राई करूंगा कि आपको जेई का भी कुछ ना कुछ पोर्शन इसके अंदर करवाया जाए। दैट मींस कि एवरी टॉपिक को हम डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना बच्चों? तो अब है हमारे पास जो 3rd चैप्टर है, उसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, जिसमें पहले ही जो चीज है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन है। तो बच्चों, इन रियल रेडॉक्स रिएक्शन है क्या? रेडॉक्स का मतलब है दो टर्म से मिलकर के बना हुआ, जो है रिडक्शन और साथ में क्या है इसके? ऑक्सीडेशन। दैट मींस कि रिडक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शन इन व्हिच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली। दैट मींस कि कोई ऐसी रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन तो समझते हो ना, 10th का फर्स्ट चैप्टर है ना, कोई एक ऐसी रिएक्शन हो रही है जिसके अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, और उन्हीं रिएक्शंस को क्या कहा जाता है? और रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। तो बात तो दिमाग में आएगी कि सर रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हमें पहले ये तो पता होना चाहिए ना रिडक्स को करने से पहले कि रिडक्शन क्या होता है और ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो आइए हम पहले यही समझ लेते हैं कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन में फर्क क्या होता है। रेडॉक्स तो समझ में आया ना। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या है? कुछ ऐसी केमिकल रिएक्शंस, ठीक है ना, जिनके अंदर रिडक्शन भी होता है और ऑक्सीडेशन भी होता है, दोनों क्या होते हैं? एक साथ होते हैं, उनको कहा जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो आइए चलते हैं हमारे 10th के बेस के ऊपर। और हमने 10th क्लास में पढ़ा था किसके बारे में? रिडक्शन के बारे में। और किसके बारे में पढ़ा था? ऑक्सीडेशन के बारे में। लेकिन हम पहले थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं बच्चों। जितने भी हम मेटल्स की अगर बात करें, जो मेटल हम अर्थ की क्रस्ट से बाहर निकालते हैं, वो मेटल कभी भी क्या होते हैं? प्योर स्टेट के अंदर नहीं पाए जाते। उनके साथ ज्यादातर, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीडेशन का जो रिलेशन है ना, वो ऑक्सीजन ही बिठाएगा। ठीक है ना? हर एक मेटल के साथ ऑक्सीजन क्या है? काफी ज्यादा रिएक्टिव गैस है ना। और ये क्या कर सकती है? इजिली किसी कंपाउंड के साथ, किसी मेटल के साथ क्या कर सकती है? रिएक्शन कर सकती है, और उस मेटल को किस में बदल देती है? ये ऑक्साइड के अंदर, उस मेटल का ऑक्साइड। तो अब क्या है कि जितने भी जरूरत क्यों पड़ी रेडॉक्स रिएक्शन की, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन टर्म की, क्या हुआ कि जब भी क्या करते थे, मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, बाहर निकाला जाता था अर्थ की क्रस्ट से, तो उस समय दो बातें होती थी कि या तो उनके साथ ऑक्सीजन पहले से जुड़ा होता था, या फिर हमें ऑक्सीजन को क्या करना होता था? रिमूव करना होता था। यही वो दो टर्म। अगर किसी मेटल के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो गया,
तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। और अगर वहां से रिमूवल हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास है वो क्या है कि रिडक्शन क्या होता है। तो हमने क्या लिखा, रिमूवल, क्या लिखा हमने, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन का जो रिमूवल है उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। फ्रॉम एनी मेटल और कंपाउंड, फ्रॉम एनी कंपाउंड, ठीक है ना, किसी कंपाउंड या मेटल या सब्सटेंस से किसका, ऑक्सीजन का रिमूवल होना, प्योर स्टेट में उसको अगेन करना, क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, की ऑक्सीजन को ऐड करना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। अगर एग्जांपल की बात करें तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके पास एल्यूमिनियम है और आपने क्या करवाया, एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में छोड़ दिया, तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। क्या मिलेगा बच्चों आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। लेकिन वहीं पर अगर बात करें रिडक्शन की तो यही एग्जांपल हमने ले लिया, Al2O3 था और मान लो हमने इसको रख दिया कार्बन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब कार्बन क्या करेगा, कोक की प्रेजेंस में रख दिया, कार्बन की जो एफिनिटी है, जो ऑक्सीजन के साथ ऐड होने की एफिनिटी है वो एल्यूमिनियम से क्या है, ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो कार्बन है वो इजीली ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसका मतलब एल्यूमिनियम आपको प्योर स्टेट में मिलेगा। क्या मिल जाएगा, एल्यूमिनियम प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिल जाएगा। समझ में आई ना बच्चों बात ये। तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट, क्लियर। तो आइए चलते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की तरफ, वो भी हमने 10th क्लास में ही पढ़ा था। क्या, अगर हम हाइड्रोजन को एक बेसिक यूनिट मानते हैं, ये बेस है हमारे, सिंपल बेस है ये, ठीक है ना, मतलब सिंपल बेसिक कंसेप्ट है ये। लेकिन हमें सिंपल थोड़ी ना करते हैं सारे के सारे, हमें तो और भी पढ़ना है, डीपली पढ़ना है इनको, है ना। सिंपल बेसिक कंसेप्ट थे, किनके बारे में थे, सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को लेकर के। तो अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। लेकिन वहीं पर अगर रिमूवल कर दिया जाए, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन को वहां से हटा दिया जाए तो इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। कुछ समझ में आई बात है। क्या कहा कि अगर हाइड्रोजन को जोड़ रहे हैं किसी मेटल के अंदर, किसी एटम के अंदर, किसी सब्सटेंस के अंदर, अगर मैं हाइड्रोजन का एडिशन कर रहा हूं, अगर मैं उसे हाइड्रोजन प्रोवाइड करवा रहा हूं तो हम इसे रिडक्शन कहेंगे। और अगर वहां से हाइड्रोजन को हटाया जा रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, रिमूवल को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये तो थे बच्चे सिंपल कंसेप्ट थे, किनके बारे में थे हमारे पास, ये हाइड्रोजन के बारे में और ऑक्सीजन के बारे में। तो अब जो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, आइए हम उसकी तरफ चलते हैं कि वो थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या है। तो जो थर्ड पॉइंट है वो हमने पढ़ा 11th क्लास के अंदर आकर, और वो 11th क्लास में जब हमने पढ़ा तो वो था बच्चों किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे। किसके बेस पे था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेस पे हमने क्या किया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन किया। अब इस तरफ हमारा रिडक्शन है और ऑक्सीडेशन है, तो क्या है, हमने ये पढ़ा 11th के अंदर कि अगर हम ये करें, किसी भी मेटल से, किसी भी एटम से अगर इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कर देते हैं, लूज कर देते हैं, दैट मींस कि अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। लेकिन वहीं पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, अगर इलेक्ट्रॉन को क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले, तो इसे क्या कहा जाता था, रिडक्शन। दैट मींस कि एक्सेप्शन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द एटम और मेटल और कॉन्स्टिट्यूट, जो भी टू द एटम और मेटल की तरफ अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मेटल, अगर मेटल की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर किया जाए, किसी एटम की तरफ, किसी सब्सटेंस की तरफ, ठीक है ना, तो हम उसे क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं।
ठीक है ना। दैट मीन्स कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहा जाता है, रिडक्शन कहा जाता है। समझ में आई बात है कि अगर वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन है। तो देखिए एग्जांपल जरा इसका, अगर हम ये बोलें कि क्लोरीन जो है, क्या है आपके पास, क्लोरीन जो है, क्लोरीन एटम जो दे रखा था, अगर वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो चार्ज क्या आएगा, Cl-1 आएगा। एट दैट टाइम क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, दैट मींस कि यहां क्या हुआ है, क्लोरीन का रिडक्शन हुआ है। क्लोरीन का क्या हुआ है बच्चों, रिडक्शन हुआ है। समझ में आई बात ये। अच्छा, ऑक्सीजन की अगर बात करें तो वो क्या है, लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस को क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कुछ समझ में आएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बोलता हूं कि मान लीजिए आपके पास यहां पर मैग्नीशियम था और मैग्नीशियम ने क्या किया, खुद जो है वो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव और प्लस में क्या कर दिया, हमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए। एट दैट टाइम क्या हो रहा है, देखो ध्यान से कि जो मैग्नीशियम है वो इलेक्ट्रॉन हमें दे रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। इसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं। क्लियर। तो ये था हमारे पास सिंपल सा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का एक कंसेप्ट कि इफ अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है तो वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, और अगर इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया जाता है तो उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये किसके बारे में था, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रॉन के बेस पे था। लेविस ने कुछ बताया था, एसिड और बेस की जब बात चली थी, लेविस और ब्रोंस्टेड ने जब एसिड और बेस के बारे में बताया ना, जब हाइड्रोजन के बारे में थी, एट दैट टाइम ये भी कंसेप्ट हमारे सामने आया था कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से ना केवल हम एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं बट आल्सो हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को भी बता सकते थे। ठीक है ना। तो बच्चों अगला जो हमारे पास टॉपिक है, इसी के अंदर जो अगला पॉइंट है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन नंबर। वो किसके बेस पे है, फोर्थ जो है हमारे पास किसके बेस पे बच्चों, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। तो उससे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर इन रियल होता क्या है। किसी भी एटम के अंदर, किसी भी मेटल के अंदर, ठीक है ना, किसी भी कंपाउंड के अंदर जो एटम प्रेजेंट है, चाहे मैं कुछ भी कहूं, ठीक है, अगर हम ये बोलते हैं कि किसी मेटल के अंदर या फिर किसी कोई भी आपके पास क्या हो कंपाउंड हो, उसके अंदर जो एटम प्रेजेंट है, अगर उनके अंदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया जाता है उनके द्वारा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को दिया जाता है, एट दैट टाइम उन पर एक चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है ना। अब वो चार्ज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। दैट मींस कि प्योर स्टेट के अंदर या किसी कंपाउंड की स्टेट के अंदर, मैं प्योर की अगर बात करूं तो प्योर स्टेट के अंदर अगर किसी मेटल एटम के द्वारा या किसी भी एटम या मेटल के द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के बाद या इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद जो उसके ऊपर प्योर फॉर्म में चार्ज होता है उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये बोले कि जो मेटल है, सॉरी जो एल्युमिनियम है, इस एल्युमिनियम के ऊपर हमें सभी को पता है कि चार्ज कितना होता है, बेसिक पता है ना बात ये कि +3 चार्ज होता है, और ये +3 जो चार्ज है ना, ये क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आई बात ये। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं कि चार्ज -1 होता है, दैट मींस कि -1 क्या है, फ्लोरीन का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है या नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देगा, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर है। क्लियर है बात ये। तो हमें ये तो पता चला कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो हमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इसी के बेस पे डिफाइन करना था। करे बात ये। अच्छा यहां देखो, हमने एक एग्जांपल लिया था क्लोरीन का कि यहां क्लोरीन है, इस पे चार्ज कितना है, 0 है क्योंकि प्योर स्टेट के अंदर दे रखा था। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं तो ये क्या बन जाता है, Cl-1 बन जाता है। हमने एक एग्जांपल लिया था एल्युमिनियम के केस में कि एल्युमिनियम क्या करता है, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव बन जाएगा, Al3 पॉजिटिव बन जाता है और कितने इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैग्नीशियम के केस में किया था शायद हमने 3 इलेक्ट्रॉन इसने दिए। ध्यान से समझो बात को। अभी हमने बात किया कि किसी भी मेटल या एटम के ऊपर जो प्योर फॉर्म में चार्ज होता है
वो क्या था मेरे पास, ऑक्सीडेशन स्टेट था, या फिर यहाँ पर जो मेरे पास क्या है क्लोरीन है, इसके ऊपर जो चार्ज दे रखा है ये मेरे पास क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर है या ऑक्सीडेशन स्टेट है। मतलब यहाँ तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है -1। क्लियर है बात ये। ऐसा ही एल्यूमिनियम में यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है 0 और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितना है +3 दे रखा है। तो क्या मतलब देखते हैं। हमने पहले अभी थर्ड पॉइंट में पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन को जब एक्सेप्ट किया जाता है तो रिडक्शन होता है। इसका मतलब अगर क्लोरीन जो है वो 0 से -1 आया है तो 100% क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। और अगर ये देखूं कि 0 जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, चार्ज जो है वो कितने में 0 से -1 में हो गया, मतलब डिक्रीज हो गया। दैट मींस कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है, डिक्रीमेंट होता है, अगर ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीमेंट आता है, कमी आती है, तो उसे क्या कहा जाता है, रिडक्शन। और अब तो सिंपली समझ गया कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या बोलेंगे हम इसको, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन नंबर। कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। क्लियर है ना बात ये। तो ये था हमारे पास रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट को लेकर के, ऑक्सीडेशन नंबर को लेकर के। और हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीडेशन नंबर हमें कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा, कैसे निकालना होगा। एक एग्जांपल ले लेंगे हम, अभी देखते हैं कि कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में है, रिडक्शन के बारे में, ऑक्सीडेशन के बारे में, किसके बेस पे, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो रिडक्शन कहा जाता है, और अगर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है जिसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन। समझ में आई ना बात है। तो आइए फिर आगे की तरफ चलते हैं। यही ऑक्सीडेशन नंबर अगर मैं ऑक्सीजन के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना, ऑक्सीजन को लेकर के अगर हम यही क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को देखना चाहते हैं कि कितना उनके ऊपर चार्ज होता है ऑक्साइड्स के ऊपर। हालांकि रिडक्शन ऑक्सीडेशन का कंसेप्ट इतना ही था हमारे पास। तो अब बात यह है कि सम टाइम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ना हमें कंपाउंड्स पता होने चाहिए कि वो किस प्रकार के कंपाउंड बनाते हैं और कैसा उनके ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है। तो देखो जरा, क्या जो ऑक्सीजन है जब भी किसी मेटल के साथ जुड़ता है, एटम के साथ जुड़ता है, तो डिपेंड करता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। तो मैं आपको ये यहां करवाता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट थोड़ा सा, ठीक है ना, कि किसी मेटल पर ऑक्सीडेशन चार्ज आता ही क्यों है, ऑक्सीडेशन का या रिडक्शन का जो चार्ज है ना, दैट मींस की ऑक्सीडेशन नंबर या फिर जो चार्ज है वो क्रिएट होता क्यों है, वो देख लीजिए। ये सिंपल बात है कि ये चार्ज आता है किसके कारण, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या कहा मैंने कि किसी भी, जो हमने पढ़ा कि चार्ज बढ़ जाता है, चार्ज बढ़ जाता है, चलो ठीक है, मान लिया कि जो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है रिडक्शन कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। बात यह कि ऑक्सीडेशन नंबर बनता ही क्यों है, आता ही क्यों है, तो हमें ये देखना है कि ये चार्ज क्रिएट ही क्यों होता है। तो ये किसके कारण होता है बेटा, ये होता है डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम्स। कि जो आपके पास बॉन्डेड एलिमेंट या फिर जो क्या दे रखे हैं, एटम्स दे रखे हैं ना, इनके अंदर अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस होता है तो ही क्या होता है, ये चार्ज क्रिएट होता है। क्लियर। तभी हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और तभी पता चलता है कि पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है या कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर हुआ है, इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बना करके बना हुआ है या आयनिक बॉन्ड बना हुआ है। किसके कारण पता चलता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। कैसे पता चलता है कि उनके एटम्स के बीच में जो बॉन्ड है वो किस टाइप का है और कितनी उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। उससे पहले इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ऑक्सीडेशन पे चार्ज समझ गए ना, डिफरेंस के कारण है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये क्या है, सिंपल चीज है सर, क्या है, टेंडेंसी है, किसकी है, एक्सेप्ट करने की। क्या एक्सेप्ट करने की, इलेक्ट्रॉन्स को, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी कहां से, अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी, किसी भी बॉन्ड से, बॉन्डेड एटम से, कि
अगर मैं एग्जांपल लूं इसका, मान लीजिए ये आपके पास कोई x है और ये y है, दो एटम। अगर x इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है, अगर x इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो क्या करेगा, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ अपनी तरफ क्या कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा और खुद पर पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज लेकर के आएगा। यही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है और इसी कारण चार्ज जो है वो क्रिएट होता है। क्लियर है ना कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो बनता क्यों है। अब ध्यान से देखो बात कि अगर ये x एटम y एटम से क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है तो इस पर चार्ज क्या आएगा, -1 और +1। अगर दो को करने वाला है तो इस पर जाएगा -2, इस पर क्या आएगा, +2। चलो वो तो किसी एटम को देख करके पता चल जाएगा, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के अंदर ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कुछ मतलब और भी आपको ऐसे एलिमेंट्स मिलने वाले हैं, एटम्स मिलने वाले हैं जो ना केवल क्या करते हैं एक ही प्रकार का ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, दैट मींस वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइप के ऑक्सीडेशन नंबर आपको शो करेंगे। कुछ समझ में आया क्या कहा मैंने ये कहा कि जरूरी नहीं कि जो ऑक्सीजन है वो सिर्फ क्या करता है, हमें पता है कि स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा -2 हो, किसी कंपाउंड में वो क्या हो सकता है, -1 भी हो सकता है और क्या हो सकती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट भी हो सकती है। तो हमें ऑक्सीजन के बारे में, इन्हीं के बारे में पढ़ना था कि किस कंपाउंड के अंदर किस प्रकार की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मिलती है। तो ऑक्सीजन के अंदर आपको ना 3 प्रकार की चीजें मिलती है। एक तो मिलते हैं जो सिंपल क्या होते हैं, ऑक्साइड होते हैं। एक होते हैं 11th में पढ़ा है शायद हमने ये, वैसे 11th में आ चुका है टॉपिक। एक तो होता है जो ऑक्साइड होते हैं, एक होता है जिनको कहा जाता है पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं उनको, पर ऑक्साइड। जो थर्ड होते हैं उनको कहा जाता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना, एग्जांपल लेके समझते हैं क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बोलता हूं कि आपके पास क्या है, कोई मेटल है और उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, प्योर स्टेट के अंदर जुड़ा हुआ था। नॉर्मली जो मेटल है, जो ऑक्सीजन है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है। दैट मींस कि इस मेटल पर कितना आएगा, +2 आएगा। इन्हें क्या कहा जाता है, मेटल के ऑक्साइड कहा जाता है। और एट दैट टाइम इस ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना है, माइनस का। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -2 है आपके पास। तो पर ऑक्साइड क्या होते हैं, पर ऑक्साइड जो है वो इन रियल एक बॉन्ड है। कैसा बॉन्ड है, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, इसे कहा जाता है पर ऑक्साइड बॉन्ड। फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट H2O2 हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, जो क्या है आपके पास H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, आफ्टर दैट क्या होगा, सिंगल बॉन्ड क्या होता है आपके पास, H होता है। अच्छा यहां देखो, हमें पता है हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, +1। इस हाइड्रोजन पर कितना चार्ज है, +1। ऑक्सीजन पर कितना है, यहां से जो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, यहां से जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है वो कितना है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो इसका मतलब अब जो ऑक्सीजन है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपके पास, -1 है। दैट मींस कि ऑक्साइड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, -2। पर ऑक्साइड में कितना होता है, -1। अब बात रह गई किसके बारे में, सुपर ऑक्साइड के बारे में। तो क्या है सुपर ऑक्साइड, फॉर एग्जांपल K2O दे रखा है आपके पास, क्या है आपके पास, K2O। पोटासियम ऑक्साइड दे रखा है, पोटासियम सुपर ऑक्साइड है ये पोटासियम का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहां पर जो पोटासियम है आपके पास, ये पोटासियम जो है वो कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है इसका, मतलब पूरी ऑक्सीजन का जो चार्ज है वो कितना होता है, वैसे तो आपके पास -2 लेते हैं। नॉर्मली अगर वो क्या होता, ऑक्साइड होता, तो मैं क्या करता, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेता, -2 लेता। लेकिन एट दैट टाइम मुझे कुछ ऐसा लगता है कि एक पोटासियम पे -2, एक ऑक्सीजन है, इसके साथ ही अगर एक पोटासियम और लगा हुआ है, तो अगर ये -2 है तो यहाँ +1 और यहाँ क्या होना चाहिए, +1, ऐसा हमें लगेगा। लेकिन इन रियल ये नहीं है सुपर ऑक्साइड। ठीक है ना। अब इसमें जो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो किसके बेस पे है, पोटासियम के बेस पे। ठीक है ना। और पोटासियम जो है इसके बेस पे अगर ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब जैसे अगर मैं पोटासियम का बन गया, सोडियम की बात करूं तो Na2 जो वो दे रखा है, मतलब पोटासियम का ऑक्साइड है, सोडियम के जो ऑक्साइड है, कौन सी फॉर्म के अंदर, सुपर ऑक्साइड की फॉर्म के अंदर, वो कुछ आपको ऐसे मिलने वाला है।
कुछ समझ में आई बातें। ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा कि जो है आपके पास क्या है, तीन टाइप के हैं, ऑक्साइड्स हैं, पर और क्या है, सुपर ऑक्साइड। और हमारे पास इन तीनों का ही यूज आने वाला है जब भी हम आगे इसमें करेंगे तो। क्लियर? चलिए ठीक है। इसके बाद समटाइम जो ऑक्सीजन है ये क्या करता है, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखाता है। वो भी कब, इन केस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन के केस में। रीजन, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन किससे, ऑक्सीजन से। फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे, ऑक्सीजन से। इसका मतलब फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन दिए किसके द्वारा जाएंगे, किसके द्वारा, ऑक्सीजन के द्वारा। और उस समय ऑक्सीजन पर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर एग्जांपल की बात करूं तो दो ही एग्जांपल मिलेंगे आपको नॉर्मली, O2F2 एंड क्या मिलेगा आपको, OF2। इसके अंदर जो ऑक्सीजन का जो मतलब जो चार्ज मिलेगा आपको, ये माइनस का 1, तो इस पे कितना आएगा आपके पास, प्लस का 1। मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ पाया जाता है किसमें, O2F2 के अंदर। अच्छा, जो OF2 है, ये OF2 के अंदर आपको क्या मिलेगा, इन पे कितना है, माइनस का 1 एट दैट टाइम, इन पे तो -2, और इस पे कितना आएगा, प्लस का 2। मतलब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मात्र किसमें मिलेगा आपको, OF2 के अंदर मिलने वाला था। तो हो गया ये था हमारे पास कि ऑक्सीजन जो है वो किस प्रकार से क्या करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को शो करता है, कितने टाइप का ऑक्सीडेशन नंबर आपको दिखाएगा इसके अंदर। क्लियर है? चलिए देखिए आगे की तरफ, आगे देखते हैं क्या है इसमें हमारे पास। समटाइम बच्चों फाइल हमने एन फैक्टर के बारे में किया तो था, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि चार्ज और एन फैक्टर पूछ लिया जाता है किसी भी एलिमेंट के बारे में, कंपाउंड के बारे में। देखो जरा, अच्छा उसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे एक पॉइंट और लेके आता हूं मैं। मान लो कि पॉइंट ये वैसे, मान लो कि हमारे पास की क्या है, क्लोरीन है, या फिर हाइड्रोजन है, या फिर ऑक्सीजन है, फिर मान लो फेरस है, प्योर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर दे रखा था, प्योर फॉर्म में दे रखा है, या एल्यूमिनियम दे रखा है जो प्योर फॉर्म के अंदर है मेरे पास, ठीक है, या नाइट्रोजन गैस है। तो ये जितने भी हमने लिखे हैं, जैसे कि ये तो डायटोमिक कंपाउंड है, ये प्योर फॉर्म के अंदर दे रखे थे, तो अगर वो या तो क्या है प्योर फॉर्म में, या फिर जो एक्स और वाई के बीच में बॉन्ड है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। क्या बोला कि इनके बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ x इज इक्वल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ y, एट दैट टाइम उन पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा, 0 होगा। और प्योर फॉर्म में जब होंगे तो भी क्या होगा, 0। फॉर एग्जांपल अगर फेरस के प्योर स्टेट के अंदर चार्ज पूछा जाए, मेटल के ऊपर प्योर स्टेट के अंदर इसमें चार्ज पूछा जाए, तो हम कितना कहेंगे, इस पे 0 कहेंगे। हालांकि हमने एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया तो ये किया भी था, ठीक है ना। चलिए हो गया ये। अच्छा, इसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है किसके बारे में, एन फैक्टर के बारे में दे भी दिया जाता है कि एन फैक्टर, मान लो कि एन फैक्टर ऑफ एल्यूमिनियम इज +3। कैसे पता चलेगा कि एल्यूमिनियम का जो एन फैक्टर है वो +3 है। हालांकि एल्यूमिनियम प्योर फॉर्म के अंदर कैसा दिखता है, 0। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना चाहूं, स्टेट लिखना चाहूं, क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं, ना इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रखा और ना इलेक्ट्रॉन को मतलब डोनेट कर रखा, मतलब ना रिडक्शन है ना ऑक्सीडेशन, कोई चार्ज नहीं, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखूंगा, 0। अच्छा, यहां होता +3 तो मैं ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखता इसका, +3 लिख देता। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए जो एन फैक्टर है उसका वैल्यू कितना है, 3 है। जो मैग्नीशियम के लिए एन फैक्टर है उस एन फैक्टर का वैल्यू कितना है, 2 है। तो ये कहां से लिख रहा हूं मैं, देखो एल्यूमिनियम पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट असल में कितना होता है, 3 होता है। हालांकि वो नहीं दिखाया गया प्योर स्टेट में, लेकिन होता कितना है, नॉर्मल 3 होता है ना। इसलिए हमें एन फैक्टर अगर सीखना है तो हमें ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है उनके ऊपर। फेरस की बात कर लो, फेरस क्या करता है, +3 भी दिखाता है, +3/4 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, 4/3 भी शो करता है, आफ्टर दैट क्या करता है, +2 भी शो करता है कि नहीं, मानते हो बात ये। इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट फेरस की क्या होती है, +2 होती है, क्योंकि मोस्ट कंपाउंड जो है, मोस्ट ऑफ जो कंपाउंड है वो इसी स्टेट में क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। कुछ समझ में आई बात है। इसका मतलब फेरस की ऑक्सीडेशन स्टेट इतनी है, लेकिन एन फैक्टर आपको कितना मिलेगा फेरस का, वो मिलने वाला है केवल 2। क्लियर है?
तो ये था हमारे पास एल्यूमिनियम और इन सब मेटल्स के बारे में कि जब वो प्योर स्टेट के अंदर होते हैं तो उन पर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वही क्या होती है, हमारी एन फैक्टर होती है। करवाया इसलिए है क्योंकि एक बार क्वेश्चन आया था एन फैक्टर को लेकर के, एन फैक्टर दे दिया गया था और हमें कुछ पूछा गया था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किसी मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। एट दैट टाइम हम कंफ्यूज हो गए थे, मतलब बच्चे कंफ्यूज हो गए थे इस बात को लेकर के कि सर हम यहाँ क्या एन फैक्टर निकाले, है ना। एन फैक्टर तो हम कहाँ निकालते थे, नॉर्मेलिटी के केस में निकालते थे, तो यहाँ कौन सा नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी के केस में नहीं है। एन फैक्टर का जो वैल्यू है वो इन मेटल्स के लिए क्या है, क्या है इनके लिए, वो है इनके ऊपर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, एन फैक्टर के बारे में। तो आइए चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो है, आई होप ये तो हो चुका है हमारा इतना, तो हमने रिडक्शन के बारे में सीख लिया, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं वो पता चल गया, हमें ये भी पता है कि अब आपको ना पता क्या होना चाहिए, आना क्या चाहिए आपको, सिंपली जो मेटल्स हैं ऑलमोस्ट एस ब्लॉक पूरा, एस ब्लॉक जो है S1 और S2 दैट मींस कि दोनों के दोनों, है ना। आफ्टर दैट पी ब्लॉक के बारे में और डी ब्लॉक के बारे में, इतने जो प्योर और कॉमनली यूज्ड मेटल हैं इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता होनी चाहिए, और ये आपको पता होनी चाहिए, बुक में गिवन नहीं होती है, मतलब वैसे क्वेश्चन के अंदर गिवन नहीं होती। तो आप ये याद रखना अच्छे से कि जो मेटल्स हैं उनके ऊपर चार्ज क्या है, नॉन मेटल्स हैं इनके ऊपर चार्ज क्या है, कितना चार्ज आता है और कैसा चार्ज आता है, और बाकी तो आपको पता ही है कि किस पे प्लस चार्ज ज्यादा होता है, किस पे कम होता है, दैट मींस कि प्लस किस पे आएगा, माइनस किस पे चार्ज आता है। चलिए तो बच्चों हम जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ना, हम थोड़ा सा बेसिकली उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी हम कल की वीडियो के अंदर करेंगे कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मेन चैप्टर है वो हम कल ही से स्टार्ट करने वाले हैं। वैसे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है इसके बारे में हम आज डिस्कस कर लेते हैं, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या वो देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें आप क्या करते हो, दो चीजें हैं आपके पास, आपके पास एक तरफ है इलेक्ट्रिकल एनर्जी और दूसरी तरफ है आपके पास केमिकल एनर्जी। क्लियर है ना बात। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, इलेक्ट्रो की केमिस्ट्री, दैट मींस की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की केमिस्ट्री। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते टाइम दो चीजें, कि या तो जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है एट दैट टाइम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होता है, या फिर उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या होता है, कोई केमिकल चेंज आता है। इसका मतलब कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल चेंज में कन्वर्ट किया या केमिकल चेंज को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया तो इन्हें पढ़ा जाएगा किसके अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। तो बन गए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री जिसके अंदर इंटर कन्वर्जन है, किसके बीच में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी के बीच में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन है, इसे क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्लियर है बात। तो कहां पढ़ेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जब केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास एक पॉइंट होगा, केमिकल एनर्जी के बारे में केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करेंगे तो हमारे पास एक और पॉइंट होगा, मतलब दो पॉइंट तो हमें यही पढ़ने हैं, आज तो चैप्टर हमारा इन दो में ही निकल जाएगा। क्लियर। और जो तीसरा पॉइंट आएगा वो आएगा कंडक्टेंस के बारे में, मतलब इस चैप्टर में मैं मैक्सिमम किसके बारे में पढ़ूंगा, जो पहला है वो क्या है कि जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को दे करके केमिकल चेंज लाया जाता है उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कल पढ़ेंगे इसके बारे में, यही होगा हमारा कल का टॉपिक, उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और जब भी हम क्या करते हैं केमिकल चेंज से, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड मतलब प्रोड्यूस करते हैं तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल। क्या बोलते हैं उसे, वोल्टेइक सेल, गैल्वेनिक सेल, बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग हैं और हर एक के बारे में डिटेल से करेंगे। गैल्वेनिक सेल बोलते हैं उसे। क्लियर। तो मतलब दो तो पॉइंट हम यही पढ़ने वाले हैं। फिर इन्हीं के बारे में क्या, जो गिब्स फ्री एनर्जी का कंसेप्ट था हम वो करेंगे। जो थर्ड पॉइंट होगा हमारे पास, जो फोर्थ पॉइंट होगा वो है बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट, वो इस चैप्टर के अंदर वो है नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन चेंजेस को लेकर के कितनी इलेक्ट्रिसिटी, कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और किस रेट से होगा, कितने टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट होगा, इनके बारे में बताया था। दैट मींस कि हम पढ़ने वाले हैं इनके बारे में, नर्स्ट इक्वेशन के बारे में। और सबसे बड़ा जो पॉइंट आएगा ना वो है कंडक्टेंस के बारे में, क्वेश्चन आएगा इस पे, याद रखना।
जब भी आपका क्या होगा, जेईई का एग्जाम होगा ना, इस कंडक्टेंस में से ऑलमोस्ट क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है ना। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे पास जो कल का पोर्शन होगा, हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। तो ऐसी ब्रांच है सर जो जिसमें क्या होता है, दोनों के बीच में इंटर कन्वर्जन है। तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है, यूज क्या है, बनता कैसे है, वर्क कैसे करता है और इसकी कंडक्टेंस कैसे निकलती है, ठीक है। आफ्टर दैट क्या होगा कि गैल्वेनिक सेल क्या है, यूज कहाँ कहाँ होता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या इससे बनाया गया है, कौन से सेल इससे बना दिए गए हैं, और आजकल जो हम सेल प्रयोग करते हैं क्या उनमें से कोई गैल्वेनिक सेल है भी या नहीं, अगर है तो उनकी वर्किंग क्या है, प्रोसेस क्या है, बस इतना काम है। फिर हमें गिब्स और नॉन स्टोर कंडक्टेंस के बारे में पढ़ना है, तो इतने में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन है, बेसिक सिंपल एक ही पोर्शन है, और वो है हमारे पास रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, आई होप कि आप उसे कर लोगे। तो बाकी कल हम स्टार्ट करते हैं हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है, जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। थैंक यू।